Hello everyone and welcome to one and all present in this class. My name is Ram Roshan Kumar and today I am going to teach you a very important and fundamental chapter of calculus named as a function. So in today's class, first of all I will give a brief introduction about Cartesian product and relation. Then after that I will define the concept of function with the help of relation and Cartesian product. So now let's start with the Cartesian product. Suppose you have a two non-empty set x and y. Then the Cartesian product is defined from set x to set y is equal to the collection of all the ordered pair such that first entry of ordered pair is comes from non-empty set x and second entry of ordered pair is comes from non-empty set y, and this is called the Cartesian product. Means जो हमारे पास ordered का collections होगा उसी को हम लोग Cartesian product बोलेंगे. इसका कंडीशन ये है कि इसकी फर्स्ट एंट्री जो होगी वो x का होना चाहिए और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एंट्री मीन्स सेकेंड एलिमेंट वो सेट y का होना चाहिए. आइए एक एग्जांपल की हेल्प से और भी अच्छी तरह से समझते हैं. मान लीजिए आपके पास ये नॉन एम्प्टी सेट x एंड y है जिसमें x के पास ये दो एलिमेंट्स है और y के पास ये 3 एलिमेंट्स है और हम लोग x क्रॉस y को कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस दोनों नॉन एम्प्टी सेट को वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए. ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसके बाद आप इस सेट x की किसी एक एलिमेंट को फिक्स कीजिए और y के सारे एलिमेंट से ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से. और इसके बाद आप बाकी एलिमेंट्स के लिए भी सेम रूल अप्लाई कर सकते हो. ये कुछ ऐसा हो जाएगा 8 5 8 4 एंड 8 2 और यहां से आप ये सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिख दीजिए. ये कुछ ऐसा हो जाएगा 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 एंड 8 2. तो यहाँ से जो आपको ये कलेक्शंस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिला है इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बोलते हैं. अब मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं 2 to the power n, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है. इस केस में क्या होगा, n हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा. तो यहां से हमें टोटल कितना नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएगा 2 to the power 6. मतलब कि इस केस में हमारे पास टोटल 64 सबसेट होगा. आइए अब हम लोग रिलेशन की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो बच्चों रिलेशन क्या होता है, ये जो आपका 64 नंबर ऑफ सबसेट आया है वो सारे सबसेट ही एक तरह का रिलेशन है. क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 5 ही इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. ये खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में सबसेट होगा. अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं r कंसीडर कर लूं तो ये जो अपना r x क्रॉस y होगा ये खुद का सबसेट होगा. और भी बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसको अगर सिर्फ ये वाले पार्ट को ले लूं 7 5 7 4 तो ये भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. इसी तरह से टोटल 64 सबसेट होगा और वो सारा सबसेट अपने आप में एक रिलेशन है. जैसे यदि इस रिलेशन की बात करूं तो ये इम्प्टी रिलेशन हो जाएगा और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा क्योंकि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये खुद का एक सबसेट है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है. आइए बच्चों अब हम लोग इस रिलेशन की हेल्प से फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. सो हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही होता है बट ये कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है. मतलब इसमें कुछ यूनिकनेस होता है. मतलब वो सारे रिलेशन जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 64 नंबर ऑफ सबसेट है और वो सारे 64 नंबर ऑफ सबसेट एक तरह का रिलेशन है. तो उसमें से कुछ रिलेशन ऐसा होगा जो कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा और वैसे सारे रिलेशन जिसमें यूनिकनेस होगा वो सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे. वो कैसे, आइए मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरह का रिलेशन है बट जब आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस जो सेट x का एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किसी ना किसी y के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं बट यूनिक तरीके से जुड़े हुए हैं. कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार y की एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है. जबकि आप रिलेशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा वाला सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाता है कुछ इस टाइप का. बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बार इसका एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है. तो यही होता है हमारा यूनिक प्रॉपर्टी.
और इसी यूनिकनेस की वजह से इस टाइप की जो रिलेशन होता है उसको हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, और जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस होगा कि रिलेशन में यूनिकनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यूनिकनेस का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सेट एक्स है, ये सेट एक्स का सारा एलिमेंट वाई के कुछ एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, और उसमें भी एक्स का जो एलिमेंट होगा वाई के एलिमेंट से सिर्फ एक ही बार जुड़ा होगा। यही हमारा यूनिकनेस प्रॉपर्टीज है। आइए मैं दूसरा एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं? तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो 7 5 है, 7 5 7 2 और 8 4। तो ये तो देखो रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये जो आपका नॉन एम्प्टी सेट आर है ये इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा वो सारे सबसेट अपने आप में एक रिलेशन है। तो ये तो रिलेशन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फंक्शन होगा कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको यूनिकनेस वाला प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेट एक्स का सारा एलिमेंट y के कुछ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तो y के सारे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। चलो ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही होता है कि सेट एक्स का सारा एलिमेंट y के कुछ या फिर सभी एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है भी। अब हमारा दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो हमारा x का एलिमेंट y से जुड़ रहा है वो यूनिक तरीका से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब कि x का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट से अगर वो जुड़ता है तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 यहाँ पे 5 से भी जुड़ा हुआ है और 2 से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, जबकि हमारा ये वाला जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। आइए अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कर्व दिया हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे कि उनमें से कौन सा कर्व हमारा फंक्शन है या कौन सा कर्व फंक्शन नहीं है? मान लीजिए आपके पास कुछ कर्व दिया हुआ है y = fx के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका y है ये x का फंक्शन है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी कर्व दिया हुआ है उसमें से आप क्या करो, x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। अगर वो लाइन उस कर्व को एक बार कट कर रही है मतलब वो फंक्शन है, और एक से ज्यादा बार अगर कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस केस में मैंने x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ किया, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार कट कर रहा है, मतलब हमारा जो ये कर्व है y = fx ये एक तरह का फंक्शन है। वहीं पे मैं इस कर्व के लिए बात करूं तो क्या ये फंक्शन होगा? यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि ये जो कर्व है ये x की एक वैल्यू पे y का 2 वैल्यू दे रहा है। मतलब आप x बराबर ये वैल्यू रखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का मतलब ये होता है जब आप एक इनपुट डालोगे तो उस पर एक ही आउटपुट आना चाहिए। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे x का एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो x की एक वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। और वहीं पे आप इसके लिए बात करो तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। आप कहीं भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो इस कर्व को एक से ज्यादा बार कट करेगा, तो इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है। इसी तरह से आप इसके लिए भी चेक करके हमें बता सकते हो, और इसके लिए भी। तो ये भी सिमिलर ही, आप कहीं भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो सिर्फ एक ही बार इसको कट करेगा, और ये कर्व भी सेम ही है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कर्व हमारा फंक्शन है और कौन सा कर्व हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन हो गया। आइए अब हम लोग एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि डोमेन एंड रेंज का है। मान लीजिए आपके पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड सेट B दिया हुआ है, और अगर ये फंक्शन होगा तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं f(a)(b). तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट वैल्यू होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और आउटपुट वैल्यू को रेंज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये नॉन एम्प्टी सेट A है और A के पास ये सारे एलिमेंट है 1 2 3, और B के पास
ये सारे एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए 1 1 से एसोसिएटेड है, 2 1 से भी एसोसिएटेड है और 3 3 से एसोसिएटेड है। तो इस केस में आप देख सकते हो ये तो फंक्शन है क्योंकि ए का सारा एलिमेंट वाई के कुछ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो सबका यूनिक एसोसिएशन है, इसलिए ये फंक्शन है। तो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज क्या होगा, तो देखो बच्चों जो हमारा आउटपुट होता है उसको रेंज बोलते हैं और इनपुट वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम लोग 1 2 3 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1 और 3 मिलता है। मीन्स हमारा जो इनपुट है वो क्या है 1 2 एंड 3 और हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट का मतलब ये हुआ कि जब आप 1 2 3 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 1 और 3। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट होता है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और जो हमारा ये आउटपुट हुआ इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और इस पूरे कलेक्शंस को मीन्स यहाँ पे जो नॉन एम्प्टी सेट बी है इस पूरे कलेक्शंस को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ये डोमेन रेंज और कोडोमेन ये तो सेट की फॉर्म में हो गई। अब मान लीजिए आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया रहेगा तो उस केस में आप डोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका कुछ बेसिक रूल होता है। आइए मैं उसको डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में आप इसका डोमेन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब या तो वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा कुछ वैल्यू दे सकता है। इसलिए इस केस में आपको ये लिखना होगा fx ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। वहीं पे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है fx डिवाइड बाई gx, तो इस केस में क्या होता है आपको ये कंडीशंस लगाना होगा gx जो होगा ये कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। अगर ये 0 हुआ तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। और यहाँ पे अगर ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो फिर ये दोनों कंडीशंस एक साथ अप्लाई होगा और फिर ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा डोमेन होता है। तो आइए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो ये रहा एग्जांपल्स और आप इसका डोमेन निकालना चाह रहे हो तो इसके लिए क्या कंडीशंस लगाना होगा, ये जो फंक्शंस होगा ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मतलब हमारा जो फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ये जो अपना आ रहा है x माइनस 2 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो देखो ये 1 और ये 2 हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मीन्स ये वाला जो रीजन होगा ये नेगेटिव होगा और फिर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो हमको कौन सा वैल्यू लेना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 वाला। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में हमारा डोमेन यही होगा। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ हो तो इस केस में इसका डोमेन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है fx डिवाइड बाई gx, तो हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होता है। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशंस लग गई है, इसको भी स्क्वायर रूट के अंडर ले लिया गया है। जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होगी gx ग्रेटर देन 0 और इसका यूज करके आप इसका डोमेन इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा मॉड x माइनस x ग्रेटर देन 0 और यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा मॉड x ग्रेटर देन x। और आपको पता है कि मॉड x जो होता है इसका वैल्यू पॉजिटिव तब होता है जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है और ये निगेटिव तब होता है जब x का मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये सेम दो कंडीशंस लग जाएगी। केस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन x, ये तो फॉल्स है। कोई भी सेम नंबर खुद से तो बड़ा हो नहीं सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है कि मैं 3 लूं तो 3 ग्रेटर देन 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस केस में इसका तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। यदि मैं केस 2 की बात करूं
तो केस 2 में क्या हो सकता है हमारा x लेस देन 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा और ये ग्रेटर देन x। तो इस केस में ऐसा हो सकता है, यहाँ पे माइनस एक्स है तो जरूरी नहीं कि ये निगेटिव ही होगा, मतलब ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। और इस केस में हम इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस एक्स इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो ये भी हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और ये हो जाएगा माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आप -1/2 से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो ये अपना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा x लेस देन 0। तो इस केस में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ to 0। तो देखो यहाँ पे इस कंडीशंस के लिए इसका डोमेन क्या आ रहा है, -∞ to, और यहाँ पे इसका डोमेन क्या आ रहा है, यहाँ पे तो इसका डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मीन्स इसका डोमेन फाई है। और ये दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, फाई आ जाएगा, मीन्स इसका जो डोमेन होगा फाई होगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसमें। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन किसको बोलते हैं, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, और उस रिलेशन में भी कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फंक्शन को आप ग्राफिकली कैसे पहचान सकते हो, और उसके बाद मैंने उस फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को समझाया, और लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि आप किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को डोमेन कैसे निकाल सकते। सो बेसिकली आज की क्लास में मैंने यही सारे कॉन्सेप्ट को समझाया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। सो थैंक यू and best of luck.